स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब। तो लूसेंट जीके की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी हम एक वीडियो पहले कंप्लीट कर चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, कोई बात नहीं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो बाद में देख लें। अभी हमारे साथ ये टॉपिक पहले कवर कर ले ताकि ये ना आपका छूट जाए, उसे आप बाद में देख लें या फिर चैनल पर जाकर भी आप बाद में देख लेंगे। तो उसमें हमने मेनली जो चीज पढ़ी थी वो आपके ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में पढ़ी थी, जिसमें इम्पोर्टेंट हमने देखा था कि जो हमारी पृथ्वी की जो अपनी एक मंदाकिनी है, गैलेक्सी है, जिसका क्या नाम है, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, मिल्की वे। तो ये हमने सब पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है सौर मंडल या सोलर सिस्टम, जिसे हम आज शुरू कर रहे हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आप चैनल पर एक्टिव रहते हैं तो आपको पता होगा हमने चैनल पर एक और नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि चैनल की कम्युनिटी में डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड होते हैं, और वो जरूरी भी है आपके लिए, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में आपके स्टैटिकल सब्जेक्ट के अलावा जो करंट अफेयर्स का जो एरिया है वो भी ज्यादा आता है। तो वो भी आप डेली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और आंसर 4 से 5 घंटे बाद वहां पर लिख दिया जाता है, तो आप वो देख भी लें। तो वहां पर मैंने कल एक क्वेश्चन अपलोड किया था, क्वेश्चन डाला था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि फसाई फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप किया है। और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट्स ने जो ये आंसर है गलत टिक किया था। तो इसलिए मैं आप सभी को एक साथ ये आंसर बता रही हूँ ताकि आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो फसाई फूड सेफ्टी इंडेक्स में किसने टॉप किया। ऑप्शन में 3 राज्य दिए गए थे, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, और चौथा ऑप्शन था कि इन तीनों ही राज्यों ने टॉप किया है। तो सही आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर था कि इन तीनों ही राज्यों ने, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तीनों ही राज्यों ने फसाई के फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है वर्ष 2019-2020 में। क्लियर। तो ये जो है आप करेक्ट कर लें अगर आपका जो आंसर है आपने गलत टिक किया है, और बाकी स्टूडेंट भी जो है अपना देखते रहे चैनल की कम्युनिटी में कि कौन सा जो क्वेश्चन आज डाला गया है उसको अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, यानी कि हिंदी में हम सौर मंडल और इंग्लिश में सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है, कौन कौन सी बॉडीज इसमें होती हैं। तो इसमें सेंटर में आपका होता है कौन, सन, सूर्य, जिसके आसपास आपके जो अन्य ग्रह हैं, अन्य जो आपके प्लैनेट्स हैं, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है, ये सब जो छोटे छोटे आपके ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, ये सब इसके आसपास जो क्या है आपके रोटेट करते रहते हैं, इसके आसपास परिक्रमा करते रहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं कि सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में जो मेन प्रभुत्व है, मेन जो डोमिनेशन है, वो किसका है, कौन डोमिनेट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सूर्य, सन। क्यों, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में आपका 99.99% जो मास है, द्रव्य है, वो किसने कवर किया हुआ है, आपके सूर्य ने ही कवर किया हुआ है। आगे हम इसका साइज भी देखेंगे और इसे कंपेयर करेंगे कि हमारा पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो उसके वो जानकर आप और अच्छे से ये चीज समझ जाएंगे कि मेन जो डोमिनेशन है हमारे सोलर सिस्टम में, सोलर मंडल में, वो किसका है, सन का है, जो कि 99.9% पूरे द्रव्य को, सोलर सिस्टम के द्रव्य को, मास को कवर करता है। क्लियर। तो सूर्य में सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्य हमसे कितने दूर है। तो हमने शुरुआत में देखा था कि जो पृथ्वी की अपनी एक गैलेक्सी है, मंदाकिनी है, जिसका क्या नाम है आपका आकाशगंगा, या हिंदी में दुग्ध मेखला हम इसे कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे, हिंदी में दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, दोनों ही इसके नाम है। तो पृथ्वी की जो ये आपकी मंदाकिनी है, गैलेक्सी है, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, इससे जो आपका सन है कितनी दूर है, तो ये आपसे कितनी दूर है, 30,000 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स। तो पृथ्वी की जो अपनी गैलेक्सी है उससे यह जो सूर्य है आपका 30,000 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर जो है वो दूर है। तो पहला पॉइंट ये याद रखें कि ये
पृथ्वी की गैलेक्सी से कितना दूर है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मान लीजिए ये आपकी मंदाकिनी है, ये रफ्सा बना रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है, जिसका क्या नाम है आपका दुग्ध मेखला, आकाशगंगा या मिल्की वे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। और इसके आसपास जो सूर्य है, हम पता लगाएंगे कि कितनी स्पीड से जो है आपका परिक्रमा या रोटेशन कर रहा है। तो कितनी स्पीड से जो सूर्य है इसके आसपास परिक्रमा कर रहा है, तो उसका आंसर क्या है 250 किलोमीटर पर सेकंड। तो देख लीजिए कितनी स्पीड से, कितनी ज्यादा गति से जो सन है हमारी गैलेक्सी के मंदाकिनी के आसपास जो है रोटेट कर रहा है। और यह जो सूर्य है आपकी जो गैलेक्सी है इसके केंद्र से कितनी दूर है ये हमने पहले ही देख लिया, 30,000 प्रकाश वर्ष। और स्पीड कितनी स्पीड से ये इसके आसपास घूम रहा है। अब हम देखते हैं कि ठीक है सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड से इसके आसपास जो है आपका पूरा परिक्रमा लगा रहा है, लेकिन कितने समय में ये पूरा एक रोटेशन जो है आपका इस आकाशगंगा के आसपास पूरा कर लेता है। तो कितना टाइम लगता है सूर्य को हमारी जो आकाशगंगा है इसके आसपास पूरा एक चक्र कंप्लीट करने में टोटल जो समय लगता है वो लगता है 25 करोड़ या 25 मिलियन वर्ष, जिसे एक जो ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं या कॉस्मोस ईयर भी कहते हैं। क्लियर। तो कितनी स्पीड से चक्र लगाता है ये हमारा हो गया। सेकंड है कि कितने वर्ष में, कितने टाइम में एक पूरा जो चक्र है यह गैलेक्सी के आसपास लगा लेता है। तो ये आपका आंसर है 25 करोड़ वर्ष में। तो यहां तक क्लियर हो गया। और उसके बाद हम जो इसके फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि जो पृथ्वी की डायरेक्शन है घूमने की वो कैसे है। तो पृथ्वी की सॉरी नहीं, सूर्य की। और उसके बाद हम जो फोर्थ जो पॉइंट इसमें देखेंगे वो देखेंगे कि जो सन की डायरेक्शन है वो कैसे है, दिशा कौन सी है। तो जो सन की जो दिशा है वो कौन सी है, आपके पूर्व से पश्चिम। तो जो आपका सूर्य है वो आप हमेशा क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है आपका रोटेशन करता है, घूर्णन करता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार छोटे एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो याद रखें कि जो सूर्य है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो रोटेट करता है। और घूर्णन करने में पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर घूमता है तो इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर आपका जो सूर्य है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमेगा। और इस रोटेशन के दौरान जब ये आपका पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो उसमें इसे कितना समय लगता है। यहाँ पर हमने समय देखा था कि गैलेक्सी के आसपास एक पूरा राउंड लगाने में कितना समय लगता है। यहाँ हम देखेंगे कि जब पूर्व से पश्चिम की ओर जब सूर्य कहीं रोटेट नहीं कर रहा, सिर्फ अपने ही अक्ष पर जब घूमता है तो पूरा एक राउंड लगाने में उसे कितने दिन लगते हैं। तो सूर्य का जो आपका मध्य का भाग है, आपका जो इक्वेटोरियल हिस्सा है, इसे पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में लगते हैं आपके 25 दिन। और सूर्य का जो आपका पोलर हिस्सा है, आपका ध्रुवीय पार्ट है, इसे पूरा एक चक्कर घूर्णन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 35 दिन। अब आपका ऑब्वियस है, आपको कंफ्यूजन हुई होगी ऐसे कैसे हो सकता है कि जो बीच का हिस्सा है पूरा जो घूम रहा है वो 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है और 35 दिन में पोलर पार्ट जो है, ध्रुवीय हिस्सा अपना जो है एक घूर्णन कंप्लीट करता है। ऐसा क्यों है? तो इसे अगर हम अर्थ से कंपेयर करें तो पृथ्वी कैसी है, ठोस है, रिजिड बॉडी है, जबकि आपका जो सूर्य है यह ठोस बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, आपका गरम लावा से बना, गरम प्लाज्मा से बना हुआ है, काफी गर्म होता है। आगे हम देखेंगे कि जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस है ये आपस में फ्यूज करते हैं, संलयन करते हैं, तो हाइड्रोजन के जो 4 आपके एटम्स है, न्यूक्लियस है, वो आपस में क्या है, फ्यूज करते हैं, उससे आपका हीलियम जो गैस है उत्पन्न होती है। किसके अंदर, सूर्य के अंदर। तो सूर्य आपका क्या है, सॉलिड बिल्कुल नहीं है, रिजिड बॉडी नहीं है अर्थ की तरह। ये आपका क्या है, गैस का गोला है, ये आपका गर्म प्लाज्मा से बना है, ये है अर्थ की तरह रिजिड बिल्कुल नहीं है।
तो इसलिए कहा जाता है कि जो इसका मध्य का जो भाग है ये अपने अक्ष पर जब घूमेगा तो पूरा राउंड करता है कंप्लीट 25 दिन में, और जो पोलर हिस्से हैं ध्रुवीय भाग ये पूरा एक घूर्णन कंप्लीट कर लेते हैं 35 दिन में। तो इतना जो है आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका सूर्य है, हमने कहा कि आपका क्या है, गर्म जो गैस का एक गोला है। तो गैस का गोला कहने का क्या मतलब है कि ये कौन सी गैसों से बना है। तो सूर्य में आपके 71% जो है हाइड्रोजन गैस मिलती है, 23.5% 26 कह लीजिए 26.5% जो है आपकी हीलियम गैस, और बाकी जो बच गया अन्य वो कितना हो गया 2.5%। क्लियर। तो कैलकुलेट कर लीजिए 100% हो गया कि। वापिस आते हैं हम सन पर। तो सन का अब हम इसको डिफरेंट पार्ट्स के हम देखेंगे कि जो सन का जो आपका बीच का हिस्सा है, केंद्रीय भाग है, ये क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं क्रोड। तो जो सन का जो बीच का भाग है, केंद्रीय भाग है, यह क्या कहलाता है आपका कोर। कोर, तो इसको सही लिख लीजिए क्रोड। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रोड और इंग्लिश में कोर। तो ये पृथ्वी के बीच का जो हिस्सा है, इस पृथ्वी नहीं, बार बार पृथ्वी बोल रही हूँ, सॉरी। तो सन के जो केंद्रीय हिस्सा है उसे हम कोर कहते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, आसपास के हिस्से से ज्यादा होता है। और इसका कितना तापमान होता है आपका 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी जो आपका सूर्य है, इसके कोर का जो टेम्परेचर इतना होता है, और जो इसका बाकी का हिस्सा है इसके आसपास, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हैं कि जो आपका सन कितना गर्म हो सकता है। तो हो सकता है भी है, हमें पृथ्वी पर रहते हुए इतनी जो गर्मी लगती है उसको तो छोड़िए, लगनी ही है जब आपका सन का टेम्परेचर देख लीजिए कितना है। और उसमें से भी जो आपका केंद्रीय भाग है, कोर है, उसका टेम्परेचर है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, और उसके आसपास का जो भाग है उसका है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं कि जो सूर्य का वह भाग जो चमकता है, जिससे ये जो रेडिएशन हमें मिलती है ना, प्रकाश मिल रहा है, जो चमकता हुआ भाग है अंदर का, ये इसे हम क्या कहते हैं, यह कहलाता है आपका प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। जबकि इसके बाहर का हिस्सा जो नहीं चमकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो अंदर का जो हिस्सा है वही मुख्य रूप से आपका चमकता है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। और उसके आसपास का जो हिस्सा है आपका, ये इसके जो कोने हैं ये नहीं चमकते, और ये किस रंग के होते हैं, ये लाल रंग के जो हमें दिखते हैं। तो ये लाल रंग का होता है, और ये बिल्कुल नहीं चमकते। इसलिए नहीं चमकते क्योंकि जो आपका सन के आसपास का जो वायुमंडल है वो सन के प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और सन के प्रकाश को, क्योंकि जो आपका वायुमंडल, सन का जो वायुमंडल है एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित करता है, इसलिए यहाँ से आपका जो प्रकाश है हमें उत्सर्जित नहीं देखने को मिलता, और यह हिस्सा जो है आपको लाल रंग का दिखता है। और इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण मंडल या क्रोमोस्फीयर। क्लियर। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि सन में हमें कौन से हिस्से को क्या कहते हैं। तो एक एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो हम आगे प्लैनेट्स पढ़ेंगे तो इसी की जो प्रॉपर्टीज है वहां पर अप्लाई करके देखेंगे। तो ये क्रोमोस्फीयर जो लाल रंग का हमें दिखता है। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये हमारे जो मेन हिस्से हो गए, हमने देख लिए किस हिस्से में कितना टेम्परेचर है वो भी हमने देख लिया। उसके बाद है कि जो 4 हाइड्रोजन है, जो हम पहले ही देख लिया कि जो आपका सूर्य गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें जो है वो
मिलती है। और सूर्य में जो आपके 4 हाइड्रोजन के जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। और इस तरह से जो आपकी लगातार जो आपका सन में जो रेडिएशंस है, हीट है, वो उठती रहती है। तो लगातार जो सन हमेशा जो है अपनी ऊर्जा हमें देता रहता है, पृथ्वी पर या अन्य जो ग्रह पर अपनी जो ऊर्जा पहुंचाता है, वो क्यों पहुंचाता है, क्योंकि जो आपके सन में आपकी जो गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें, उनमें आपस में जो है क्रिया होती रहती है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। जो अभी हमने देखा कि जो 4 हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये मिलकर आपका एक हीलियम का नाभिक या न्यूक्लियस बनाते हैं। और इससे काफी जो है एनर्जी रेडिएट होती है सन में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी क्रिया से जो है आपका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है सन में, जिससे आपकी काफी एनर्जी जो रेडिएट होती है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, हिंदी में नाभिकीय संलयन। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आपका सूर्य ग्रहण लगता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। क्या होता है आपका सोलर एक्लिप्स। तो बाकी चीजें मिटा रही हूं, तो हम आते हैं आपके जो मेन चीज अभी सोलर एक्लिप्स पर। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आपका मून आ जाता है, मतलब सूर्य और ये आपकी मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है, और इनके बीच में क्या आ गया आपका, अगर चांद आ गया है, आपका मून आ गया है, तो पृथ्वी से देखने से हमें लगता है कि जो आपका क्या है, सूर्य ग्रहण लग चुका है। क्यों, हमें सूर्य क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो सन की जो आपका सन पर आपके सूर्य पर किसकी छाया पड़ जाती है, आपके चांद की। तो चांद थोड़ा ही या फिर आंशिक रूप या फिर पार्शियली सूर्य को कवर कर लेता है, या फिर पूरी तरह से कवर कर लेता है, वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आपका जो चांद है आपके सूर्य को थोड़ा कवर कर ले या पूरी तरह से कवर कर ले, जिससे कि हमें जो पृथ्वी से सूर्य न दिख पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय जो आपको सन का हिस्सा फिर भी थोड़ा बहुत जो दिखता है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है, ऐसा तो कभी होता नहीं है कि सूर्य से हमें जो पृथ्वी पर प्रकाश जो लाइट मिलनी बंद हो जाए। लेकिन कभी अगर सोलर एक्लिप्स लगा है, लेकिन फिर भी अगर हमें जो ऊर्जा मिल रही है सूरज से, आपका सन से, तो वो कौन से हिस्से से मिलती है, तो उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, किरीट। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, जो आजकल काफी चर्चा में भी है, कोरोना। तो किरीट आपके सन का वो हिस्सा है जिससे जब आपका सोलर एक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो हिस्सा दिखाई देता है और इससे हमें प्रकाश मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, किरीट या कोरोना कहते हैं। और जब पूरी तरह से जो है आपका चांद सूर्य को ढक लेता है, पूरी तरह से आपका सूर्य ग्रहण लग जाता है, उस समय भी जिस एरिया से हमें आपका प्रकाश मिलता है पृथ्वी पर, उसे हम क्या कहते हैं, किरीट या कोरोना। तो जिस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब आप आंसर दे सकते हैं। और एक और चीज, किरीट से जो आपकी रेडिएट होती है रेस, किरणें, उससे वो कौन सी किरणें रेडिएट होती है, वो होती है आपकी एक्सरे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो कोरोना हिस्सा है उससे कौन सी किरणें निकलती हैं, तो कौन सी निकलती है, वो होती है एक्स रेस। क्लियर। तो ये था सूर्य ग्रहण के बारे में जो आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक में। उसके बाद हम देखते हैं कि जी सूर्य की जो उम्र है कितनी है, तो कितनी है इसकी उम्र, तो इसकी उम्र है आपके सन की 5 बिलियन ईयर्स। तो 5 बिलियन जो वर्ष है इसकी आयु है। उसके बाद है ऊर्जा सीमा, यानी कि कितने समय तक आपका जो सन है आगे कितने सालों तक जो है हमें ऊर्जा देता रहेगा, कितने सालों तक हमें जो ऊर्जा देने की इसकी क्षमता है, तो उसकी जो एक लिमिट है वो एक निर्धारित की गई है, और वो है आपकी 10⁻11 वर्ष। तो ये आपकी ऊर्जा सीमा है कि कितने आने वाले समय तक जो है आपका सूर्य के द्वारा हमें जो है लगातार प्रकाश जो ऊर्जा है
वो मिलती रहेगी। तो अभी तो काफी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे जिस तरह से इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, नाभिक के संलयन होता रहता है, तो ये आगे भी बढ़ जाए। उसके बाद है टाइम, कि आपको अगर क्वेश्चन आए कि कितने समय में जो सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर पहुंचती है, तो कितना समय लेती है सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में, तो वो लेती है आपकी 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो देखिए कितनी स्पीड होगी, कितनी स्पीड से जो आपका सूर्य है उसकी रोशनी आपकी पृथ्वी पर आ जाती है, केवल 8 मिनट 16.6 सेकेंड। उसके बाद है कि जो आपकी सौर ज्वालाएं उठती रहती हैं, जो आपकी सोलर रेडिएशंस इसके सन के अंदर उठती रहती हैं आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से, या फिर जो आपके अन्य इसमें केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जिससे कि सन के अंदर जो है रेडिएशंस निकलती हैं। तो उन जो रेडिएशंस होती हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। तो जो सौर ज्वाला से अगर आपसे पूछा जाए कि वो सौर ज्वाला जो कि सूर्य के उत्तरी ध्रुव की ओर उठती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इनका एक नाम रख दिया गया है। तो वे सौर ज्वाला जो सूर्य के उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्दर्न पोल पर उठती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑरोरा। हिंदी में लिख लेते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस। और वे सौर ज्वाला जो सदर्न पोल यानी कि सूर्य के दक्षिणी ध्रुव पर उठती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिस ऑरोरा। यानी कि पहले आप ये लिख ले, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो पहली नॉर्दर्न पोल की ओर जो सौर ज्वाला है वो है ऑरोरा बोरियोलिस, और जो सदर्न पोल की ओर है वो है आपकी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये आप याद रखें दोनों की नाम, कि नॉर्दर्न पोल पर रेडिएशन है ऑरोरा बोरियोलिस और सदर्न पर है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। उसके बाद है कि जो सूर्य के धब्बे, जैसे आपको चांद पर कई जो धब्बे देखने को मिलते हैं, इस तरह आपके सूर्य पर भी धब्बे होते हैं। और जो सूर्य पर जो आपके धब्बे होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर देखें, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई सूर्य पर धब्बा है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, वो आसपास के तापमान से कम होता है। और लगभग ये कितना कम होता है, ये होता है आपका, तो मैं यहाँ मिटा रही हूँ, ये होता है आपका लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो आपका होता है वो कम होता है। तो अगर यहाँ पर सूर्य का धब्बा है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इस आसपास के जगह से कितना कम होगा, 1500 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कम होगा। और इस सूर्य का जो धब्बा होता है, इसका एक साइकिल होती है, इसका अपना एक चक्र होता है, और वो होता है आपका कितना, 22 साल का, 22 वर्ष का इसका एक चक्र होता है। और इस 22 सालों में, ये 22 साल डिवाइड होता है आपका 11 सालों में। 11 सालों में क्या होगा, पहले जो 11 साल है इसमें जो ये सूर्य का धब्बा है, इसका जो साइज है वो बड़ा होता है। उसके बाद दोबारा जो दूसरा 11 साल है, दूसरे चक्र में क्या होगा, इसका जो साइज है वो कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका साइज बढ़ता घटता है। कैसे, 22 साल की इसकी एक साइकिल होती है सूर्य के धब्बे की। पहले 11 साल में इसका जो सूर्य के धब्बे का साइज बढ़ता है, और दूसरे 11 साल में इसका जो साइज है वो कम होता है। और जब आपका सूर्य का धब्बा होता है, आपके सूर्य का धब्बा जो है आपके सूर्य पर बनता है, तो उस समय आपकी पृथ्वी पर जो है मैग्नेटिक स्टॉर्म्स या जो चुंबकीय तूफान है वो हमारे जो धरती पर, पृथ्वी पर उठते हैं। और इन मैग्नेटिक स्टॉर्म्स या जो चुंबकीय तूफानों के कारण क्या होता है, जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है, चुंबकीय सुई है, उसकी जो दिशा है उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिससे जितने भी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आपके पंखे हैं, कूलर है, जितने भी बिजली से जो चलने वाले जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो इनका कनेक्शन किससे है,
ये जो चुंबकीय तूफान उठते हैं आपकी पृथ्वी पर, इनका जो कनेक्शन है सूर्य के धब्बों से। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उसके बाद अंत में हम देखेंगे कि जो सूर्य है इसका कितना रेडियस है, व्यास है। तो इसका रेडियस कितना है, 13,92,000 किलोमीटर इसका रेडियस है, जो कि अगर हम इसे पृथ्वी के रेडियस से कंपेयर करें तो यह जो सन का जो रेडियस है पृथ्वी के रेडियस से 110 गुना ज्यादा होता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सन है उसका साइज कितना बड़ा होगा। अगर हम यह देखें कि जो सन से हमारी पृथ्वी पर कितनी रोशनी आती है, तो सन की रोशनी का 2 अरबवां भाग हमारी धरती को प्राप्त होता है। और अगर इसके साइज देखें कि जो सन का साइज है हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 13 लाख गुना हमारी पृथ्वी से जो सन का साइज है वो बड़ा है। क्लियर? तो ये थी हमारी फैक्चुअल चीजें, थोड़ी हमने लास्ट में जो देखी है सन के बारे में। बाकी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, सूर्य के धब्बे के बारे में स्पेशली याद रखें, सूर्य के धब्बे की साइकिल कितनी है, और इसके कारण जो पृथ्वी पर तूफान उठते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स या चुंबकीय तूफान, जिससे मैग्नेटिक नीडल या चुंबक की जो सुई है उसकी दिशा में चेंजेस आते हैं, जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हमें गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो ये है हमारा पूरा टॉपिक। हमने आज जो कवर किया है केवल सन कवर किया है सोलर सिस्टम में। बाकी जो हमारा थोड़ा सा हिस्सा हो रह गया है प्लैनेट्स के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आप खुद को चेक करें अपना कि आपको कितना समझ आया है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपको अभी कमेंट करके बताना है, तो ध्यान से सुनिएगा और आंसर सभी को देना है जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि सूर्य को जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो किस प्रक्रिया से मिलती है। लगातार इसमें कौन सी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो होती रहती है जो गैसों के मध्य होती है। तो आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य का लाल भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, वैसे बता दीजिए कि सूर्य का जो लाल भाग होता है आसपास का, जो चमकता नहीं है, वो क्या कहलाता है, उसका आपको नाम बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, सूर्य कितने साल में, कितने समय में पृथ्वी की मंदाकिनी, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, उसका पूरा एक राउंड कवर कर लेता है। तो आपको वो साल बताना है, कितने साल में कवर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की जो रोशनी है कितने समय में पृथ्वी पर आ जाती है। तो टाइम बताना है, जल्दी बताएं। पॉज कर ले, अगर आपको कमेंट कर रहे हैं और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देती हूँ तो पॉज कर लिया करें, वीडियो को रोक लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, सूर्य के जो धब्बे होते हैं इनका चक्र, इनकी साइकिल कितने समय में पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, सोलर एक्लिप्स के समय जो आपका सूर्य ग्रहण है लगा होता है, उसके समय जो पृथ्वी को प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती रहती है, वो सूर्य के कौन से भाग से मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि जो सौर ज्वालाएं उठती है आपके सूर्य में, वो सौर ज्वालाएं जो नॉर्दर्न पोल की ओर उठती है, उत्तरी ध्रुव की ओर उठती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका नाम आपको बताना है। तो ये आपके क्वेश्चन थे आज के, और इन सभी का आंसर जो है आपको बताना है। और एक और चीज मैं कहूंगी, दोबारा मेरे साथ वीडियो कवर करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में इकट्ठा आपका बर्डन एक साथ नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।